नमस्कार। फिर से एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसका सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन 1854 में प्रोफेसर गोसेन ने किया था। इसलिए इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम का सबसे पहले प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक और विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी। हमें सभी जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता, जब हम किसी वस्तु का क्रमशः उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तो हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो क्रमशः घटते हुए दर से प्राप्त होती है। इसी पर ये नियम आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। ये हर जगह हर परिस्थिति में लागू होता है। यह नियम उपभोक्ता के इस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। यानी ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, जो हमने अगली इकाई उपभोग की है और उससे पहले जो इकाई उपभोग की थी, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना में अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती है या घटती जाती है। तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मार्शल की परिभाषा देखते हैं। मार्शल ने बताया है कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो अतिरिक्त इकाइयाँ उसके लिए कम उपयोगी होने लगती हैं। अगर ये क्रिया कुछ समय तक चलती रहती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उपभोक्ता को उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुछ भी संतोष नहीं प्राप्त होता है, यानी उपयोगिता शून्य प्राप्त होती है। अगर इसके बाद भी उपभोक्ता इस स्थिति के बाद भी वस्तु का उपभोग जारी रखता है, तो उस वस्तु से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो नेगेटिव या ऋणात्मक हो जाती है। अर्थशास्त्री इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि अगर हम
किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें घटते हुए क्रम से उपयोगिता प्राप्त होती है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई भी उपयोगिता उस वस्तु से प्राप्त नहीं होती, यानी उपयोगिता शून्य हो जाती है। और इसके बाद भी अगर हम उस वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें उपयोगिता फिर ऋणात्मक प्राप्त होती है। नियम की मान्यताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो भी नियम हैं उसके लिए हमें मान्यताएं लेकर के चलना पड़ता है। तो इस नियम के लिए भी हम कुछ मान्यताएं लेकर के चलते हैं जिन्हें एजम्पशंस ऑफ लॉ कहा जाता है। तो पहली जो मान्यता है वो है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है। हम ये मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और जो भी वो काम करता है या जिस भी वस्तु पर उपभोग करता है, जो भी वस्तु खरीदता है, उसकी इकाइयों का उपभोग करता है, तो वो विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। और ये भी हम मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि उपयोगिता मापनीय है। ये उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत है जो कि मार्शल का है। गणनावाचक दृष्टिकोण ये बताता है कि उपयोगिता मापनीय है और उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो हम ये मान्यता लेकर के चलते हैं कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, और इसके लिए यानी मापने के लिए हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। तीसरी जो मान्यता है वो ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। हम इस सिद्धांत के लिए ये मान्यता लेकर के चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथी जो मान्यता है वो ये है कि जो उपभोग की गई वस्तु की इकाइयां हैं वो उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। यानी उपभोक्ता जो किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है तो उस वस्तु की इकाइयों का आकार एक उचित आकार होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वही आकार होना चाहिए। और गुणों की दृष्टि से वो सारी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। गुणों के आधार पर सारी इकाइयां एक तरह सी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता एक से अधिक रोटियों का उपभोग कर रहा है तो जो रोटी का आकार है वो उचित आकार होना चाहिए। और उपभोक्ता ने अगर 4 रोटी का उपभोग किया है तो चारों रोटी गुणों के आधार पर एक प्रकार की होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक रोटी में घी लगा हुआ है और दूसरी रोटी में घी नहीं लगा हुआ है। पांचवी जो मान्यता है वो ये है कि उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जब हम एक से अधिक किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो जब हम इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो वो क्रमशः होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक वस्तु का आज उपभोग करें और उसकी अगली इकाई का कल उपभोग करें। पांचवी जो मान्यता है वो ये है कि उपभोक्ता की आय, रुचि तथा फैशन
में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की आदतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इस नियम के लागू होने के क्या कारण हैं, ये नियम क्यों लागू होता है। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर बोल्डिंग ने 2 कारण बताए हैं। पहला है, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न हैं, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। पहला कारण क्या है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वो अपूर्ण स्थानापन्न है, एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, अपूर्ण स्थानापन्न है। इस कारण से जब हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो हमें उससे सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। यानी हम किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाएं, एक स्तर के बाद उसका उपभोग और नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। तो जो ये नियम लागू होता है उसका एक कारण ये भी है कि हम किसी भी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकते हैं और एक सीमा के बाद उस आवश्यकता की संतुष्टि पूरी हो जाती है। ये 2 कारण इस नियम के लागू होने के हैं। पहला क्या है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न है और दूसरा विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि या तृप्ति हो सकती है। अभी एक चित्र देखते हैं जिसमें नीचे के चित्र में सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है और ऊपर के चित्र में कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। अगर हम सीमांत उपयोगिता को देखते हैं तो देखते हैं कि जब व्यक्ति इसमें ये समझाया गया कि एक व्यक्ति 6 केले की मात्रा का उपभोग करता है। पहले केले से उससे 10 उपयोगिता मिलती है। दूसरे केले का जब उपभोग करता है तो उसे 6 उपयोगिता मिलती है। जब वो तीसरे केले का उपभोग करता है तो उसे 4 उपयोगिता प्राप्त होती है। जब वो चौथे केले का प्रयोग करता है तो उसे 2 उपयोगिता प्राप्त होती है। पहले से उसे 10, दूसरे केले से 6, तीसरे केले से 4 और चौथे केले से 2 उपयोगिता मिलती है। 5वें केले से उसे 0 उपयोगिता मिलती है। और इसके बाद भी, यानी ये संतुष्टि का बिंदु है, इसके बाद भी अगर वो केले का उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता घट जाएगी और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो उसे -2 ऋणात्मक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जो संतुष्टि का बिंदु होता है, जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 मिलती है, वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जैसे कि इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और संतुष्टि की बिंदु के बाद भी अगर हम
किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अब हमें देखते हैं कि इस नियम का महत्व क्या है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा ही मांग के नियम का, समसीमांत उपयोगिता नियम आदि का व्युत्पत्ति इसी नियम के कारण से हुई है। यानी जो मांग का नियम है या समसीमांत उपयोगिता नियम है, इन नियमों का जन्म उपयोगिता ह्रास नियम के कारण से ही हुआ है। दूसरा नियम का महत्व है कि इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। सरकार जब सार्वजनिक वित्त का प्रयोग करती है तो उसमें इस नियम का पालन करती है। हम सभी जानते हैं कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम है और गरीब के लिए सीमांत उपयोगिता मुद्रा की अधिक होती है। इसीलिए सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाती है और गरीबों पर कम कर लगाती है। इसके अलावा जो सरकार की आय है उसे गरीबों पर अधिक खर्च करती है, जिससे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो सार्वजनिक वित्त में सरकार को सहायता प्रदान करता है। तीसरा महत्व है, इस नियम की सहायता से हीरा विरोधाभास की व्याख्या की जाती है या की गई है। इसके अनुसार पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है काफ़ी सस्ता है, जबकि हीरा जो कि जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है, फिर भी बहुत अधिक महंगा है। जबकि पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी कीमत बहुत कम है। ये हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण से ही जान पाए हैं कि हीरे की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है और पानी की सीमांत उपयोगिता कम है। इसलिए पानी अधिक उपयोगी होने के बावजूद सस्ता है और हीरा कम उपयोगी होने के बावजूद महंगा है। धन्यवाद।